नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए और JPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब 5-7 स्लाइड में ख़त्म करूँगा, उससे आपका 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है, सरल भाषा में पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में क्या है देख लीजिए, झारखंड में प्रदूषण कारण एवं परिणाम। ठीक है, पहला नंबर देखिए, ये देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड का स्थापना कब हुआ? तो ये 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है? झारखंड में प्रदूषण को कम करना है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया उसको कम करना, जल प्रदूषण हो गया उसको कम करना, भूमि प्रदूषण हो गया, अम्लीकरण हो गया उसको कम करना। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है किसका? तो झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड का। और ये कम करने के पीछे क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, योजना हो सकती है, सब पूरे बनाने का कार्य कौन करता है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड। 2001 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ? रांची में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब बोलेंगे सर प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण तो सुनिए, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जो वायु, भूमि, पानी में पाए जाते हैं जिसके कारण जीवित प्राणियों और पर्यावरण को मतलब प्रॉब्लम होता है, मतलब जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो होते हैं प्रदूषण। समझ रहे हैं? वैसे पदार्थ जो जल, वायु, भूमि, पर्यावरण, इंसान सबको प्रभावित करते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्रदूषण होते हैं। तो देखिए प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण के अगर देखें तो प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। पहला वायु प्रदूषण, 4 प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे प्रदूषण को पढ़ेंगे और देखेंगे कि झारखंड में इसका इफेक्ट क्या है, झारखंड में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, झारखंड में वायु प्रदूषण से संबंधित तथ्य को देखेंगे, लेकिन पहले हम वायु प्रदूषण को देख लेंगे कि वायु प्रदूषण होता क्या है। ठीक, चलिए आते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण मतलब होता है जैसे वाहनों से निकला हुआ धुआं। ठीक, वायु प्रदूषण को बढ़ाने के पीछे कारण क्या है? वाहनों से निकला हुआ धुआं। जैसे निजी वाहन, जो आजकल निजी वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सभी को एक गाड़ी चाहिए, है कि नहीं? सब कोई चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो और मैं उससे घूमूं। ठीक है, तो भाई अब गाड़ी होगा तो उससे धुआं भी निकलेगा, फ्यूल भरा होगा तो उससे क्या होगा? पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, जिससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। जिससे क्या होता है? और इन धुओं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ना, कभी कभी साइलेंट डेथ का कारण बनते हैं। साइलेंट डेथ मतलब समझते हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा अपन निपट गए, मर गए। कैसे? कभी कभी आप देखे होंगे, कभी कभी न्यूज़ आता है कि जैसे ट्रैफिक में कोई आदमी फंसा हुआ, ठीक, और वो वहीं मर गया। ऐसा क्यों होता है भाई? उसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए उसके पीछे कारण है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कैसे मरता है। अब देखिए ट्रैफिक हो गया, फंस गया, धूप है, गर्मी का दिन, धूप होगा, उमस आएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, गाड़ी का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक ना, इसमें क्या होगा ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इंसान के शरीर में थ्रू ऑक्सीजन के मतलब इंटर कर जाता है। ठीक, और उसके बाद वो जो इंसान का ब्लड होता है उसमें घुल जाता है और वो साइलेंट डेथ का कारण बनता है। ठीक, समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए कोयलों का जलना। अगर कोयला जलेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी। अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा, जो हिमालय पे जो बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अब देखिए ज्वालामुखी, कभी कभी देखते हैं आप ज्वालामुखी आपदा आता है। ठीक है, आपदाओं की श्रेणी में ज्वालामुखी आता है। तो ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा निकलती है। और CO2 किसका कारण है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है CO2 और NO2। ठीक है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए कारखानों से तो बहुत प्रकार के धुएं निकलते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है? आदमी को दमा हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा, फेफड़े में जलन हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगा। क्या? तो ये, और ये देखिए ये पेड़ पौधों पे भी अपना इफेक्ट डालता है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ क्या हो जाएगा? पेड़ की पत्तियाँ सिल्वर कलर की हो जाएंगी। ठीक है, झड़ के गिरने लगेगी, उनका जीन परिवर्तन हो जाएगा। पेड़ पौधे पे भी इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक, तो ये सारे की मतलब देखा जाए तो मनुष्य की जो जीने की सीमा है, जो प्रत्याशा है, उसको कम कर देती है वायु प्रदूषण। समझ गए आप? वायु प्रदूषण। अब चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रदूषण है। अब हम वायु प्रदूषण, अब झारखंड में क्या वायु प्रदूषण का प्रभाव है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम प्रदूषण को पढ़ ले रहे हैं, ठीक। और ये मेंस का भी टॉपिक है, हमेशा आपका काम आएगा। चलिए अब देखिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भाई क्या होता है जल प्रदूषण? तो जल में ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो जल को दूषित कर देते हैं, वो जल किसी के काम का नहीं रहता, ठीक ना। तो वो होता है जल प्रदूषण। जैसे अब भाई इसका कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे मानव मल मूत्र का नदियों में बहना। जैसे बहुत सारे शहरों में क्या होता है, जो भी बाथरूम का पानी निकल रहा है, ठीक है, जो मतलब वो लैट्रिन रूम का जो पानी निकल रहा है वो सारे कहाँ नदियों में बहा दिया जाता है, वो नाले के थ्रू कहाँ चला जाता है, नदियों में बह जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारी नदियाँ दूषित हो जाती हैं, महामारी फैलने का डर रहता है, मलेरिया फैलने का डर रहता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये क्या होता है ना, हमारा जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। और भाई उस भूमिगत जल को आदमी पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए सफाई तथा सीवर का प्रबंधन ना होना, अगर सफाई सीवर का प्रबंधन नहीं करेंगे तो होगा ही होगा जल प्रदूषण। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नदियों में मिल जाएगा, नदी के पानी को दूषित करेगा, तालाब मिल जाएगा, तालाब के पानी को दूषित करेगा। और ये देखिए सबसे बड़ा कारण होता है कारखानों से निकलने वाले रासायनिक कचरा। आप देखे होंगे बहुत सारे उद्योग हैं वो नदी किनारे ही बसते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पानी की बहुत सारी आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जैसे अपना पानी, जिस पानी का यूज़ किए उस पानी को वो क्या करते हैं, बहाने के लिए उसी नाले मतलब उसी नदी में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस नदियों में टॉक्सिक मतलब देखा जाए तो हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जिसको लोग पीते हैं पानी वो भी मर जाते हैं, मछलियाँ पीती हैं वो भी मर जाती हैं, है कि नहीं। जो पिएगा वो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि ये दूषित पानी है। तो ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा देखिए, ये देखिए लास्ट कारण देखिए, कच्चा पेट्रोल निकालने से क्या होता है, जैसे कि कहीं भी देखिएगा समुद्र से कच्चा पेट्रोल निकाला जाता है, कच्चा पेट्रोल निकाला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल होता है ना, कच्चा पेट्रोल या फिर कोई भी ईंधन निकाला जा रहा है तो उससे वो रिश्ता है, रिश्ते के कारण क्या होगा, वो समुद्र में मिल जाएगा। और समुद्र मिल जाएगा, समुद्र में एक से एक प्रकार के एक्वेटिक जीव पाए जाते हैं, सबको इफेक्टिव करेगा, मतलब सबको इफेक्ट करेगा नहीं, तो ये हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसका प्रभाव, अगर आप गंदा जल पिएंगे टाइफाइड हो जाएगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। साथ में जो मच्छियाँ एक्वेटिक जीव हैं जो रहने वाली हैं उनका जीन परिवर्तन हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे, है कि नहीं। ये सब इसके प्रभाव होते हैं, ठीक। तो इससे को भी कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जल प्रदूषण का क्या प्रभाव झारखंड में उसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सभी प्रदूषण को एक बार एक नज़र से देख ले रहे हैं। इससे क्या होगा ना, अगर देखने के बाद आपको मालूम रहेगा जल प्रदूषण क्या होता है, इससे इफेक्ट क्या होता है और उसका इफेक्ट हमारे झारखंड में क्या पड़ रहा है, वो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए भूमि प्रदूषण, अब देखिए भूमि प्रदूषण होगा, तो भूमि प्रदूषण होगा तो क्या होगा, यहाँ पे उर्वरकता क्षमता जो भूमि की है वो खत्म हो जाएगी, गुणवत्ता भी खत्म हो जाएगी, इसकी खत्म हो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, सब फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर फसल का उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आधे से अधिक जितनी भी जनसंख्या है वो कहाँ इंक्लूड है, तो वो सब खेती कर रहे हैं, है कि नहीं। हमारी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र मतलब खेती बाड़ी, यही सब तो है कि नहीं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करेगा, ठीक। और ये भूमि प्रदूषण कैसे कैसे होता है, ये देखिए, ये क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई बंधु लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा उर्वरक कब डालना है, मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जागरूकता की कमी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, डालना है मुझे नाइट्रोजन बेस्ड, तो डाल रहे हैं पोटेशियम खाद, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ की जो भूमि है उसको क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, उसको ख़राब करेगा कि नहीं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए औद्योगिक कचरा है, औद्योगिक कचरा निकला, उसको ज़मीन में फेंक दिए, कितने सारे रासायनिक पदार्थ होंगे सबको ज़मीन में फेंक दिए, वो क्या करेंगे, वो भी तो ज़मीन को दूषित ही करेंगे ना। तो ये भी है, हो गया कारण एक ठो। और ये देखिए रासायनिक कीटनाशक प्रयोग, जैसे बहुत सारे फसलों में क्या होते हैं, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे फसलों में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तब हम लोग और रसायन का छिड़काव करते हैं, वो रसायन क्या करते हैं, वो भी ज़मीन पे ही पड़ते होंगे। अब भाई थ्रू मतलब पौधे के थ्रू ज़मीन में ही जाते हैं, है कि नहीं। और उनका प्रयोग भी डायरेक्ट भी किया जाता है, जैसे कि पानी में आप केमिकल मिला दिया, उस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग कर दिए। तो ये क्या होता है ना, जागरूकता की कमी कारण दूसरा केमिकल मिला कर देते हैं। तो ये भी क्या करता है, हमारे प्रदूषण को मतलब भूमि प्रदूषण को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अम्ल वर्षा से, अब जैसे अम्ल वर्षा कैसे होता है, जब SO2 की मात्रा और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऊपर जाके क्या होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। और वही हमारे वर्षा के माध्यम से नीचे गिरता है। तो ये जब गिरेगा
तो क्या होगा, ज़मीन को भी दूषित करेगा, उसको अम्लीय कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी इफेक्ट करता है। साथ में प्लास्टिक आप समझ ही रहे हैं, प्लास्टिक क्या कर, बंजरीकरण कर देता है। मतलब कोई भी कैसा भी अगर ज़मीन हो उसको बंजर बना देगा, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता। समझ रहे हैं, सब एक एक चीज़ है। आप एक एक फैक्ट को सुनते रहिए और माइंड में बसाते रहिए। अगर नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक ना, इससे आप मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका इफेक्ट देखिए, क्या हो जाएगा, भूमि दूषित हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि। ठीक है, और ये क्या, अगर भूमि प्रदूषण अगर होगा तो जल प्रदूषण भी होगा। सिंचाई करेंगे, अगर भूमि प्रदूषण है उसमें सिंचाई करेंगे तो जल भी तो दूषित होगा। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों का सहायता करेगा, है कि नहीं। चलिए, दूषित साग सब्जी, जैसे कि अब भाई भूमि ही दूषित है, अगर उससे जो भी वेजिटेबल निकलेंगे, ठीक है, और जब जो भी वेजिटेबल निकलेंगे वो क्या करेगा, ह्यूमन खाएगा, मतलब इंसान खाएगा, तो वो भी तो बीमार हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो ये भी सब क्या है, मतलब उसके प्रभाव है। ठीक, समझ गया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, ध्वनि प्रदूषण, अगर देखा जाए तो झारखंड में हमारा ध्वनि प्रदूषण बहुत ना के बराबर है। ठीक है, अन्य राज्यों की अपेक्षा। ठीक, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, लाउड स्पीकर, आतिशबाजी, मतलब लोग पटाखा वटाखा फोड़ते हैं दिवाली वाली टाइम में। ठीक है, परिवहन हो गया, जैसे हॉर्न वॉर्न बजाते रहते हैं बिना मतलब के, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, आजकल डीजे आ गया, डीजे सिस्टम बजता है कहीं, तो ये क्या करते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ठीक, अब भाई इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखते होंगे ना कब कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो रोड किनारे रहते हैं, वो अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक ना, वो उसका कारण क्या है, तो ये ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा आवाज़ जाते रह रहा है, सुबह शाम दोपहर क्या होता है, पाँव करते रहते हैं नहीं, तो इसके कारण क्या होगा, उनकी श्रवण शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी, उनमें चिड़चिड़ापन हो जाएगा, तनाव होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसका प्रभाव होगा। ठीक, आप समझ गए, सारे प्रदूषण को समझ गए। अब हम देखेंगे कि इन सारे प्रदूषण का प्रभाव झारखंड में किस प्रकार पड़ा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, वायु प्रदूषण झारखंड में। ठीक है, अब देखिए झारखंड में वायु प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है वायु प्रदूषण बढ़ने का, खनिज का उत्खनन। यहाँ खनिज सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है, जिसके लिए यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री आएगा। ठीक है, प्लांट लगेंगे, तो इनसे जो धुआं निकलेगा वो क्या करेगा, दूषित करेगा, वातावरण को दूषित करेगा, वहाँ की जलवायु को दूषित करेगा। ठीक, शहरीकरण, अब देखिए शहरीकरण बढ़ रहा है, वो शहरीकरण बढ़ रहा है तो पेड़ की कटाई हो रही है। ठीक है, और शहरीकरण बढ़ेगा तो डायरेक्ट वायु प्रदूषण को दूषित करेगा। ठीक ना, क्योंकि भाई शहरीकरण बढ़ेगा तो निजी जो वाहन है वो भी बढ़ेगा, है कि नहीं। लोग निजी वाहन लेंगे, उसको चलाएंगे, उससे जो क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वो भी दूषित करेगा। ठीक है, तो ये सब झारखंड में प्रमुख कारण है, किसके, तो ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब देखिए, देखा जाए तो देश का सबसे अगर प्रदूषित अगर जिला देखा जाए, मतलब प्रदूषित शहर देखा जाए तो वो झरिया है। पूरे देश का आप समझ सकते हैं किस हिसाब से होगा, पूरे देश का झरिया क्या है। झरिया में क्यों है ये, यहाँ पे कोयला खदान है, जिसके कारण यहाँ झरिया सबसे दूषित शहर कहा जाता है। यहाँ जाइएगा तो इसको मतलब यहाँ काला चारों तरफ हो जाता है। अगर इंसान मतलब नॉर्मल इंसान जाए ना तो सुबह जाएगा, शाम को काला होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या है, मतलब देश का सबसे गंदा शहर, मतलब सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वहाँ होगा जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है। तो कहाँ है हमारे यहाँ, तो देखा जाए रांची के क्षेत्र में है, धनबाद में है, बोकारो में है। ठीक है, और रामगढ़ के क्षेत्र में, और ये पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का प्रकोप देखा जाता है। तो अगर आप मेंस लिखेंगे तो इस टाइप का आप डायग्राम बनाइएगा और इसको डोनेट करिएगा कि इस तरफ वायु प्रदूषण ज़्यादा है, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर को आकर्षित करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो धनबाद में। ठीक है, दूसरा रांची में, तीसरा बोकारो में, चौथा रामगढ़ में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा फैक्ट देखिएगा, ये सब ऐसे फैक्ट हैं जिसको आप लिखिएगा ना पेपर में तो आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस है। ठीक है, देखिए शिकागो विश्वविद्यालय और एपिक संगठन यूएसए द्वारा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि झारखंड में वायु प्रदूषण के कारण नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में औसत 4.4 वर्ष की कमी आई है। लेकिन मत समझ रहे ना, अगर लड़का जीना उसको 100 बरस तो 4 साल कम ही जिएगा।
4.4 वर्ष कम जिएगा, समझ रहे ना आप, इतना की कमी आ गई है। सबसे ज़्यादा कमी अगर देखा जाए तो गुड्डा में है 5.50 वर्ष, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोडरमा में 4.94, मतलब औसत देखा जाए तो 4.4 वर्ष उनकी जीवन प्रत्याशा में कमी आ गई है, समझ रहे हैं ना, जीवन प्रत्याशा में कमी समझे। जैसे उसको जीना है 100 साल तो वो जिएगा 96 साल, मतलब 95.6 साल, ठीक है, 95 साल और 6-7 महीने जिएगा, निपट जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, ये है। अब देखिए अगर देखा जाए दिवाली के दिन रांची में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, कहाँ, दिवाली के दिन, और ये कहाँ, बिरसा चौक के आसपास में, ठीक है। उस समय मतलब झारखंड प्रदूषण बोर्ड ने एक वो सर्वे किया था तो उन्हें मालूम चला कि दिवाली के दिन रांची में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण हुआ था, ठीक है। तो आप समझ गए कि झारखंड में वायु प्रदूषण का क्या इफेक्ट है। हाँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए तो देखते हैं हम जल प्रदूषण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आराम से पढ़िएगा, ठीक। तो झारखंड में जल प्रदूषण का कारण देखिए, सबसे अधिक कारण कौन है, औद्योगिक कचरा को नदियों में बहाया जाना, साथ में कोयला धुआं, ठीक है। तो औद्योगिक कचरा, आप जानते हैं झारखंड खनिजों का प्रदेश है, तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो खनिजों को प्यूरीफाई करती है, उनको निकालती है, ठीक है। तो यहाँ उन उद्योगों से, फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है और उनको कहाँ बहाया जाता है, तो नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ नदियाँ दूषित हो गई हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट दूसरा जो कारण, सबसे बड़ा कारण है वो है कोयला धुआं, ठीक है। कोयला धुआं का जो है ना, कोयला को धोने के बाद जो पानी बचता है उसको नदी में बहाते हैं, जिसके कारण क्या ना कि जो नदी है उसका जो पानी है वो पूरा का पूरा काला हो गया है, समझ। अगर देखा जाए तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, उसके बाद हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी प्रदूषित है। और इनके आसपास जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर इनके आसपास बसे हुए हैं, उनमें जो ग्राउंड वाटर है वो भी दूषित हो गया है, ठीक है। और इनमें कौन कौन सा ऐसा मतलब बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, जैसे पारा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, इस टाइप के पाए जाते हैं। जैसे पारा से क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, मिनी माता रोग। आर्सेनिक से कैंसर हो जाता है। फ्लोराइड दांत प्रॉब्लम, मतलब दांत क्षरण होता है कि नहीं होता है। अगर मैं देखूं तो ये हरमू वाला है ना, हरमू जो ये रांची के क्षेत्र में जो बसता है, जो रांची के क्षेत्र से निकलता है, ये तो पूरा का पूरा नाला में परिवर्तित हो गया है। देखा जाए तो पूरे शहर का अगर वो जल निकासी है ना, वो सब हरमू नदी के आसपास छोड़ दिया गया है, जिससे हरमू नदी पूरा का पूरा नाला में परिवर्तित हो गया है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार जल प्रदूषण फैलते जा रहा है। अगर जल प्रदूषण फैलेगा तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे करेगा, तो ह्यूमन पे, जो पशु पक्षी हैं उन पे, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर दूषित हो जाएगा, तो हम पानी जो पिएंगे वो तो दूषित पानी पिएंगे। दूषित पानी से आप जानते ही हैं हैजा होगा, टाइफाइड होगा, मलेरिया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो भी दूषित पानी से होते हैं ना, सारी चीज़ें होंगी, ठीक। और ये क्या करेगा, हमारे जीवन प्रत्याशा को कम करेगा। आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे यहाँ नदियाँ हैं उन पर ध्यान दिया जाए। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन पता नहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, समझ गए आप। और भी ये जल प्रदूषण के कारण है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे कि नदियों में कचरे को बहा देना, ठीक है, मल मूत्र को बहा देना, निकासी व्यवस्था अच्छा नहीं होना, तो ये सब भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए झारखंड में भूमि प्रदूषण होगा तो क्या होगा, बंजरीकरण बढ़ेगा, मतलब जो भूमि की है गुणवत्ता वो खत्म हो जाएगी, उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिससे फसल पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। फसल क्या हो जाएंगे, तो फसल अच्छे पैदा नहीं होंगे, मतलब फसल का जो उत्पादन क्षमता वो कम हो जाएगा, मतलब भूमि की उत्पादक क्षमता होगी कि नहीं, जिससे क्या होगा, हमारे जो कृषि भाई बंधु लोग हैं उनके डायरेक्ट आर्थिक स्थिति पे सवाल उठना स्टार्ट हो जाएगा, उनका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, उनका जीवन स्तर जो है, जीने का स्तर वो कम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, एक चीज़ से प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए तो झारखंड में 10 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो अम्लीय भूमि के अंतर्गत आती है। आप समझ रहे हैं, 10 लाख हेक्टेयर भूमि बहुत ज़्यादा भूमि होता है, ठीक। मतलब आप समझिए अम्लीय भूमि किसे कहते हैं, लोग ये भी पूछेंगे। तो जिसका pH 5.5 से कम होता है ना, जिसका pH 5.5 से कम होता है वो भूमि अम्लीय भूमि की श्रेणी में आती है। अब सर अम्लीय भूमि तो आ गई, अगर इसका उपचार भी है क्या, तो हाँ इसका उपचार है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, चूना अगर मिलाते हैं तो ये है ना अम्लीय भूमि का उपचार होता है। लेकिन इतनी मात्रा में कौन चूना मिलाने जाएगा,
है कि नहीं, प्रॉब्लम है। तो इसके उपचार के लिए झारखंड सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है। ठीक, अब देखिए भूमि जो अम्लीय भूमि है उसकी देखिए, उसकी जो स्थिति देखिए, पूर्वी जोन है जिसमें बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद आते हैं, 50% से ज़्यादा भूमि क्या है, अम्लीय है। कितनी अम्लीय है। अब देखिए पश्चिमी पठारी क्षेत्र का जोन देखिए, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा आते हैं, इसमें देख लीजिए लगभग 70 से 72% जो भूमि है वो अम्लीय हो गई है। दक्षिण पूर्वी जोन में आइए आप, ये देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इधर तो 70%, मतलब सबसे ज़्यादा अगर अम्लीकरण कहाँ है तो ये दक्षिणी पूर्वी जोन में है। समझ रहे हैं आप। तो ये भूमि प्रदूषण भी बहुत ज्वलित मुद्दा है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक, देखिए अब झारखंड में हम ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति क्या है। अगर देखा जाए तो अन्य राज्य की अपेक्षा ध्वनि प्रदूषण में हमारा राज्य सही है। ठीक है, यहाँ पे अन्य मतलब ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। हाल में ही हुए सर्वे के अनुसार रांची में ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण देखा गया है। अगर सबसे प्रदूषित अगर देखा जाए तो धनबाद का है। ठीक है, धनबाद में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा है, उत्खनन होते रहते हैं। ठीक, अगर देखिए दिवाली के दिन रिकॉर्ड किया गया था तो ये हीरापुर में 107.5 डिसमिल और बैंक मोड़ में 107.2 डिसमिल रिकॉर्ड किया गया। ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक, इसको आप याद रखिए। अब देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक सीमा फिक्स की है कि कितना डेसिमल इंसान के शरीर के लिए सही है। अगर देखा जाए तो सामान्य स्तर में देखा जाए तो रात के लिए 35 और दिन में 45, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, रात में सामान्य स्तर के लिए, सामान्य जल जीवन के लिए कितना है 35 और दिन में 45 डेसिबल, मतलब ह्यूमन के स्वास्थ्य के लिए सही है। अगर देखा जाए भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो 70 से 80 डेसिबल पहुंच जाएगा, जो अक्सर हम लोगों के इलाके में हमेशा होता ही होता है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बातें हैं आपके लिए, है कि नहीं। अगर आपका नुकसान कब होगा, जब आप 80+ डेसिबल से ज़्यादा चले जाएगा ना, तब आपको नुकसान होने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा, मतलब माइंड में हेडेक होने लगेगा, स्ट्रेस आने लगेगा, माइंड दर्द करने लगेगा। आप समझ रहे हैं ना, ये सारे इफेक्ट आपके शरीर पे डायरेक्टली पड़ेंगे। ठीक, और ये देखिए हीरापुर में तब समझ ही रहे कितना था, ये तो बहुत हाईएस्ट है। ये पूरे शरीर मतलब पूरे ह्यूमन को पूरा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में प्रदूषण निवारण। ठीक है, झारखंड में प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ कहाँ है। अगर प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे, जैसे देखा जाए तो खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ, धनबाद में है। ये क्या करता है, खनन संबंधी जितने भी मतलब इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करता है, दिशा निर्देश दिया हुआ है। कहाँ है ये, धनबाद में है। ठीक, अब देखिए वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, रांची में है। और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कहाँ है, 2001 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये रांची में है। इन सभी का काम है प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको, उनकी देखरेख करना, उनको आगे बढ़ाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, वन रोपण को बढ़ावा देना। समझ रहे ना, ये सब इनका काम है। ठीक, आप समझ गए। अब चलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण को, जलवायु को और देखा जाए तो प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखूँ मैं तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था, स्वीडन में। और इसी दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है, ब्राज़ील में। और 1897 में क्या हुआ था, कानकुन ने क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, 2015 में COP21। तो ये सारे कार्यक्रम किसको बचाने के लिए है, पर्यावरण को बचाने के लिए है। पर्यावरण के को कम, मतलब जो प्रदूषण को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है, पूरे भारत को स्वच्छ करना। उज्ज्वला योजना, जिसमें लोगों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, LPG। ग्रीन इंडिया, ठीक, वन सन वन ग्रिड का सपना लेके घूम रहे हैं मोदी जी हर एक राज्यों में और साथ में बहुत सारे देशों में। ठीक है, तो ये भी चल रहा है। अगर आप देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे भी आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ठीक, कैसे बताइए सर। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, वन रोपण कर सकते हैं, निजी वाहन का प्रयोग कम करके सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करिए आप। ठीक, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को कम करिए, सोलर एनर्जी को ज़्यादा यूज करिए, लोगों को जागरूक करिए, अपने आसपास जितने क्षेत्र हैं उनको जागरूक करिए। मतलब ये आप व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं, जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम साथ आके पर्यावरण को बचाएंगे तो आशा है कि ये पर्यावरण जल्द ही संतुलित हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखिए, ये देखिए हरित क्रांति। झारखंड में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, किसके द्वारा? तो एस एस स्वामीनाथन के द्वारा। और अगर बोला जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, अब देखिए सेकंड, श्वेत है ना, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। वाटरमैन किसको बोला जाता है झारखंड का? यह है सिमोन उरांव। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। और पक्षी विज्ञान तो डॉक्टर सलीम अली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के चले आते हैं। ठीक, तो ये आपका लास्ट खत्म हुआ। ठीक ना, अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।